हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टैक्स मिंट। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप सभी जो हैं, अगर आप लोगों में से बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो भी पर्सन हैं जिनके कि मैक्सिमम यूपीआई ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। सो अब मोस्टली कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को या फिर किसी भी पर्सन को जो भी आईटीआर फाइल करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनके बहुत सारे यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हो रखे हैं। अगर वो यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्या उसमें उनको दिक्कत आने वाली है, वो उस चीज़ के लिए कौन-सा आईटीआर फ़ाइल करें? अगर कोई बिज़नेस है, बिज़नेस से यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं तो कौन-सा आईटीआर फ़ाइल करें? हम इसमें वही डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम कैसे जो है प्रिज़ेम्पटिव टैक्सेशंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। क्या अगर मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है तो कर सकते हैं फ़ाइल? बिल्कुल कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें न्यू और ओल्ड टैक्स रेज़ीम दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप इस चैनल को लाइक कर दो टैक्स मिंट को, जहाँ पे आपको सारी इम्पोर्टेंट जो है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे वैल्यूएबल जो इम्पोर्टेंट अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी जानकारी मिलती है। हम इसमें जो है वो फाइल करेंगे आईटीआर 4। इसमें हम लाइव फाइलिंग भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन लाइव फाइलिंग से पहले जो इम्पोर्टेंट डेटाज होते हैं हम उसके बारे में जानते हैं एंड देन फिर लाइव फाइलिंग हम स्टार्ट करेंगे। ओके, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट की पे स्लिप जो है वो होनी चाहिए। फॉर्म 16 जो है रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर सैलरीड पर्सन है तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि फॉर्म 16 क्या होता है। सो आपको वो भी करना है यहाँ पे। अगर नहीं मिला फॉर्म 16 तो वेट कर ले, पहले फॉर्म 16 मिल जाए या फिर अपने एम्प्लॉयर से मांग ले, उसके बाद करें। दूसरा, आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। अगर एक प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दे रखा है या फिर आप सेल्फ रहते हैं, अगर उसमें होम लोन की रिडक्शंस चाहिए, होम लोन जाती है आपकी, तो कैसे करना है। अगर आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे एफडी से, सेविंग अकाउंट से, एफडी से इनकम, या फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं जहाँ से इंटरेस्ट वगैरह आपको मिलता है, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में आ जाएगा। इसके अलावा एग्जेम्प्ट इनकम जो आपकी होती है, जैसे पीपीएफ है या फिर किसी तरह की स्कीम चल रही है आपकी, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसमें कि 1.25 लाख तक का आपको जो है वो डिडक्शंस मिल जाते हैं। हम ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर इसमें एक और आता है 6 नंबर पे कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, आपको अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो 44 एडी के अंदर आप ले सकते हैं। सर्विस है आपकी 44 एडी के अंदर आप ले सकते हैं डिडक्शंस। और ट्रांसपोर्टर है आप, लाइक अगर आपके ट्रक वगैरह के बिजनेस है तो आप 44 एई के अंदर ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कैश या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर 2 करोड़ तक का कर रहे हैं, ध्यान से देखो, कैश ट्रांजेक्शन्स या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जिसमें सेल्स आपका 2 करोड़ का है, या फिर आप ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं जिसमें 95% जो है वो कैश के अलावा ट्रांजेक्शन है, यानी कि 5% ही कैश ट्रांजेक्शन है, बाकी 95% ऑनलाइन वगैरह ट्रांजेक्शन है, अप 3 करोड़ रुपीज़ तक का, तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आप सर्विस दे रहे हैं किसी को 50 लाख तक का, तो 44 एडी के अंदर आप क्लेम ले सकते हैं। और अगर आपका जो है ऑनलाइन सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं 75 लाख रुपीज़ तक का, तो भी आप 44 एडी के अंदर ले सकते हैं। और अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं, 10 गाड़ियां आपके अंदर चलती है, चलाते हैं आप, तो 44 एई के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जिनका फाइल करने वाले हैं, हम उनकी फाइल के हिसाब से मैंने आप सबके लिए एक लाइव एग्जांपल लाया है, ताकि आप सबको ये चीज़ें देखकर जो है वो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो थ्योरेटिकल तो मैंने बता दिया आपको, प्रैक्टिकल हम देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इनकी जो है वो प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ में डील करते हैं और हम क्या फाइल करेंगे। जो मेरे क्लाइंट है उनका जो डीलिंग है वो किराना गुड्स में है, यानी कि इनकी एक ग्रॉसरी स्टोर है, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो है, आपको पता है कि अगर आपकी ग्रॉसरी स्टोर होगी तो वो रिलेट कर पा रहे हो कि आपके जो है मैक्सिमम पेमेंट जो है वो यूपीआई के थ्रू ही आते हैं और कैश पेमेंट्स भी आते हैं। तो उसके लिए आपको आईटीआर 4 ही फाइल करना है। जो प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगी, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस आपको फॉलो करके ही फाइल करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। इसमें जो है आपका इनका जो है वो कैश डिपॉजिट्स इनके हुए हैं इनके अकाउंट में,
मतलब 8,50,600 रुपये, ठीक है। तो इसमें हमें नेट प्रॉफिट दिखाना होता है कि हमने कैश सेल्स में कितनी प्रॉफिट की है, उसका 8% दिखाना होता है। तो हमारा उसका 8% 68,048 हो रहा है। और हमें नेट प्रॉफिट दिखाना होता है एटलीस्ट 6% अगर आपकी यूपीआई के थ्रू सेल्स हुई है। तो जैसे इनकी यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट रिसीव हुई है 26,18,450 रुपीज़ हुई है। सो इसके थ्रू जो है हम उसका 6% दिखाएंगे, ठीक है। फिर जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, कैश सेल्स मैंने बताया आपको, अगर डिपॉजिटेड जो अकाउंट में हुई है वो 8,50,600 रुपये हुई है। ऑनलाइन सेल्स हो गई इनकी 26,18,450। इन दोनों को ऐड करना है तो उनकी कितनी की टर्नओवर हुई है वो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें से नेट प्रॉफिट कितनी हुई, 8% का नेट प्रॉफिट दिखाना होता है हमें कैश सेल्स में। 6% का प्रॉफिट हमें दिखाना होता है ऑनलाइन सेल्स में। इसमें 8% का प्रॉफिट 68,048 रुपीज़ हो गया। ऑनलाइन सेल्स में प्रॉफिट 1,57,107 रुपीज़ हो गया। सो ये सारी क्राइटेरियाज है इनकी, जो भी डिटेल्स है इनके हैं। अब हम इसी को फॉलो करके क्या करेंगे, हम इनकम टैक्स फाइल करेंगे। तो अब हम चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, incometax.gov.in पे। तो लाइव फाइलिंग देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ अब हम लाइव फाइलिंग की बात करते हैं। आपको पहले रजिस्टर करना है, अगर रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो, नहीं तो लॉगिन करना है अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है आपकी तो, ठीक है। सो हम यहाँ पे अपने डिटेल्स एंटर करके पैन कार्ड नंबर अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी हम क्लाइंट की फाइल कर रहे हैं तो मैं उनकी पैन कार्ड की डिटेल्स एंटर करके यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अपना पासवर्ड एंटर करना है आप सभी को। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। अब आपके पास इनकम टैक्स जो है वो सेलेक्ट करने का है, कौन सा फॉर्म आपको भरना है। उससे पहले हम एआईएस वगैरह जो यहाँ पे है वहाँ से हम चेक करते हैं। एआईएस के डिटेल्स में भी सारे होते हैं, तो हम पहले एआईएस चेक करेंगे। एआईएस का फॉर्म जब हमें लोड हो जाएगा वहाँ से सारी डिटेल्स हमें मिल जाएगी कि हमारे पास जो है वो हमें कहीं से इंटरेस्ट वगैरह मिला है या नहीं, किसी पे सेविंग्स अकाउंट वगैरह से, तो हम वो चेक करेंगे। यहाँ पे देखो आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट लिख कर आएगा, वहाँ पे हम अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और ईयर सेलेक्ट करने के बाद उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे आपको अगर सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आया है, म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह करते हैं यहाँ पे, या फिर एफडी वगैरह आपकी है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है देखने को, ठीक है। सो आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर डिटेल को अपने जो है वो नोट कर सकते हैं, ताकि जब हम फॉर्म फाइल करें तो हमें मिल जाए वो। उसके बाद ई फाइल पे हम जाएंगे, उसके बाद हम इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाकर यहाँ पे हमें एक फॉर्म 26AS दिखेगा। हम पहले फॉर्म 26AS भी चेक कर लेंगे, क्योंकि AIS और 26AS दोनों देखना ज़रूरी है। ये आपको जो है वो TDS की पोर्टल पे ले जाएगा, ठीक है, ट्रेसेस पे। वहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, अपना सेलेक्ट कर लेंगे ईयर, और उसके बाद यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट लिख कर आएगा, आपको उस पर क्लिक करके ईयर सेलेक्ट करके HTML सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, फिर HTML सेलेक्ट करना है आपको, व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे अगर किसी तरीके का आपका TDS वगैरह डिडक्ट हुआ है तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस आ जाती है आपको यहाँ पे। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने अपने पिछले प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे में डिस्कस किया कि अगर TDS TCS डिडक्ट हो रही है तो आप ट्रेसेस की पोर्टल पे जाकर फॉर्म 26AS से चेक कर सकते हैं आसानी से। अब हम फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे हम, 25-26 का हमारा असेसमेंट ईयर हो गया, ऑनलाइन मोड, और हम इसको करेंगे। अगर आपको न्यू फाइलिंग स्टार्ट करनी है आप न्यू कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से करके इसको बीच में स्टॉप कर रखा है तो आप रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करके उसको रिज्यूम कर सकते हैं और दोबारा से उसी फाइलिंग से स्टार्ट कर देंगे आप। यहाँ पे हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अपना फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, हमें ITR 4 फाइल करना है, प्रोसीड विद ITR 4 करेंगे हम। अब यहाँ पे डिटेल्स आपको लिखकर आ जाता है कि अगर आप जो है वो न्यू टैक्स रिज्यूम लेंगे तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, 60 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपको डिडक्शन चाहिए हाउस रेंट का, इन सब चीज़ों का, ATC ATD का, तो आपको ओल्ड टैक्स रिज्यूम जो है वो फाइल करनी होगी, ठीक है। हम यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे मानी जाती है कि आपका टैक्सेबल इनकम 3 लाख से ऊपर है तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं समझ आ रहा तो अदर्स पे क्लिक करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे प्रीफिल डेटा अगर रहेगी आपकी तो यहाँ पे आ जाएगा, प्रीफिल डेटा अगर नहीं है आपकी तो आपको सारी डिटेल्स एडिट पे क्लिक करके
फ़ाइल करना होता है, यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। अब सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो हमें फ़िल करना होता है, चेक करना होता है एक बार, अगर पहले से कर रखा होगा तो ऑटो फेच हो जाएगा, हम उसे कन्फर्म करेंगे। तो एक-एक करके हम सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे वो फ़ाइल करने वाले हैं, कंप्लीट करेंगे, तभी हमारा जो है वो इनकम टैक्स फ़ाइल हो पाएगा, ठीक है? पर्सनल इन्फॉर्मेशंस में आपको देखना है आपके नेम वगैरह जो है वो सही है या नहीं। फाइलिंग सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 लेना है। आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट क्या है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सेलेक्ट करना है। आप गवर्नमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉय हैं, पेंशनर है या फिर अदर्स है, जो भी हैं आप सेलेक्ट करेंगे इनका। ये ग्रॉसरी स्टोर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम अदर्स पे क्लिक करके जा रहे हैं। किसके अंदर फाइल कर रहे हैं हम, यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। ओल्ड करते हैं तो आपको पता है कि हमें 10 IEA की एक्नॉलेजमेंट नंबर देनी होती है, मैंने पहले भी बताया है आपको। यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करना है आपको देखना है। हम न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो इनका ऑप्ट आउट ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। ओल्ड है तो मैंने आपको बता दिया, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, डेट डालना है आपको, ये सारी चीज़ें एंटर करनी होती हैं। नहीं तो फिर आपको जो है ऑप्ट आउट अगर नहीं कर रहे हैं, आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं, तो आपको एज इट इज़ छोड़कर आगे बढ़ना है यस करके, ठीक है। और सारी डिटेल्स एक बार क्रॉस वेरीफाई करके उसको कंफर्म करेंगे हम। एक बार सही से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर लेंगे आप, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। तो ये वही है आपका कि ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट आउट करना है या नहीं। तो अगर आपका जो है न्यू टैक्स रिजीम में आपको 7 लाख तक मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 5 लाख तक का जो है वो डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा और भी डिडक्शंस आपको मिल जाते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, जो कि न्यू में नहीं मिलते हैं। न्यू में स्टैंडर्ड डिडक्शंस ही मिलते हैं। फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स अपनी आप चेक करेंगे और वो देख लेंगे कि आपके सही है या नहीं है, कंफर्म कर देंगे आप, ठीक है। हम आगे देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, हमारी इनकम कहाँ से है। आपको जैसे कि बताया, इस क्लाइंट की इनकम बिजनेस सोर्स है, ठीक है, एक ग्रॉसरी स्टोर है, तो इनका एक बिजनेस है। एडिट पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे आपको देखो प्रेजेंटेबल इनकम अंडर 44AD, 44AD सर्विसेज के अंदर हो गया, और 44E हो गया अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ट्रक वगैरह का काम है तो। अब देखो 44AD के अंदर जो है हम फाइल करेंगे इनकी डिटेल्स। 6 से 6% और 8% वाला जो क्राइटेरिया मैंने बताया था, वो यहीं पे फाइल होता है आपका। सो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर कोई ब्रेकअप डालना है तो अल्टरनेटिव क्लिक करके कर सकते हैं आप। पहले नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। आपकी कोई भी कंपनी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोड आपका है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जो है रिटेल अगर ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आप रिटेल ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग जो कोड मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, ये सेम कोड आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अभी बताती हूँ मैं आपको। ये आपका जो है 09028 करना होगा सेलेक्ट, अदरवाइज फिर होलसेल है तो उसके हिसाब से वो सेलेक्ट करके सबमिट करना होता है, ठीक है। अब हम डिटेल्स एंटर करेंगे। राम एंड कंपनी आ गई हमारी, सेलेक्ट कर लेंगे हम उसको। अब यहाँ पे आता है कि रिसिप्ट इन कैश हमारा क्या हुआ, अकाउंट के थ्रू हमारी क्या रिसीव हुई, हमें 2 करोड़ तक के टर्नओवर है, अगर 3 करोड़ का टर्नओवर है, जो मैंने पहले आपको बता दिया है वीडियो में स्टार्टिंग में, ठीक है। 40 लाख रुपए तक का रहता है अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन्स वगैरह, तो आपको जो है इसके अंदर डिडक्शंस मिल जाती हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसके लिए फाइल कर सकते हैं इसको। यूपीआई ट्रांजेक्शन सारी हम यहीं पे एंटर करेंगे, रिसिप्ट इन कैश हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और अगर किसी अदर मोड से आया है तो हम उसको भी यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। हमारा आपको पता ही है कैश और जो है यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट्स आए हैं, तो हम वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, कैश डिपॉजिटेड हुआ था, ठीक है, अकाउंट में 8,50,000, और ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू 26,18,450 हुआ है। तो हम यही डिटेल्स जो है वो यहाँ पे फिल करेंगे। डिडक्शंस हमने पहले से ही ऑटो कैलकुलेट कर रखा है। जो भी रिसीट इन कैश आई है हम पूरे अमाउंट को यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि हमें इसकी कुछ परसेंटेज लेनी होती है, जो परसेंटेज हमें देना होता है, यहाँ पे दिखाना होता है गवर्नमेंट की हमारी नेट प्रॉफिट कितनी हुई, तो हमें इसका 8% दिखाना होगा। सो हम 8% कैलकुलेट करके डालेंगे। अगर उससे हम कम डालते हैं ना, सपोज 10,000 डाला, तो ये फेच नहीं करेगा आपका। एटलीस्ट 8% की प्रॉफिट आपको दिखानी होती है, या फिर आप उससे ज़्यादा जो है वो दिखा सकते हैं, तभी ये होगा, नहीं तो आपको ऑडिटर से ऑडिट करवाना पड़ता है ये चीज़, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिनिमम 8% कैश ट्रांजेक्शन के, मैक्सिमम आपके जो है उससे ऊपर आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने कैलकुलेट कर रखा है, 68,048 है, तो हम 68,048 कर सकते हैं या 1 लाख कर सकते हैं। अब अकाउंट में हमारा कितना आया है, 26,18,450, हम अकाउंट डिटेल्स एंटर करेंगे। उसके लिए कितनी हमें 6%, 1,47,000 कर रखा है हमने,
तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग उससे ऊपर ले सकते हैं। तो मैं 2,60,900 ऐसे समथिंग लेकर चलती हूँ, ठीक है। हमारा ये नीचे आ गया लिखकर 3,60,900। ये टोटल अमाउंट जो है वो हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट है ये, ठीक है। सेव कर देंगे हम इसको। अब इसके अलावा इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो एडिट पे क्लिक करके आप अपनी सैलरी इनकम को भी यहाँ पे जो है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी एज पर द सेक्शंस आपको क्या है वो लिख देंगे। अगर 1,20,000 सपोज एनुअली है तो आप लिख देंगे, उसमें डिडक्शंस आपको जो है वो 75,000 का मिल जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस 45,000 हमारा टैक्सेबल हो गया, सेव कर देंगे हम। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम में, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर रेंट पे आपने हाउस दे रखा है तो हम लेट आउट पे सेलेक्ट करेंगे, और लेट आउट पे सेलेक्ट करने के बाद अगर हमारी 1,00,000 रुपए की इनकम हो रही है रेंट से तो हम वो करेंगे। उसमें हमें 30,000 का डिडक्शन मिल जाता है एनुअल वैल्यू पे, 70,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। सेव पे हम क्लिक कर देंगे। सारी डिटेल्स एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे हम, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। देख लो ध्यान से एक बार, ठीक है। अदर सोर्सेज से इनकम जो है 500 रुपीज़ है। अगर आपका कोई, जैसे मैंने बताया था, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट और ये सारी चीज़ें होती है, वो यहीं पे आता है हमारा। अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटो फेच हो जाता है। नेचर ऑफ इनकम क्या है, अगर हमारी इसके अलावा कोई है तो हम उस पर क्लिक करके एनी रेटर पे यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर हमारा ट्यूशन फ़ी है, ट्यूशन क्लासेस चलाते हो आप, किसी और तरह की बिजनेस करते हो आप, सो सारी डिटेल्स एंटर करके हम सबमिट कर देंगे यहाँ पे। और इसके बाद देखो हमारा ये बन गया टैक्सेबल इनकम 6,76,438 रुपीज़ का। 7 लाख तक में कोई भी पेमेंट नहीं करना होता, मैं ज़ीरो टैक्स पे करना होता है हमें। तो हम वो कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, यानी टैक्स अभी इनको कुछ भी नहीं देना है। आगे की सारी डिटेल्स है, एग्जाम्प्ट इनकम अगर आपकी है तो वो भी डिस्क्लोज करना है आपको। तो ये सारे डिटेल्स एक एक करके आपको देना है, इंटर करना है आपको। अगर आपने बिजनेस ईयर में कोई फाइनेंशियल पार्टिकुलर बैलेंस शीट्स वगैरह बनाई हैं तो एडिट पे क्लिक करके हम सारी डिटेल्स इसमें जो है वो एंटर कर देंगे कि हमारी जो है वो डिटेल्स में क्या क्या एंटर करनी होती है, कि हमारा टोटल कैपिटल लायबिलिटीज़ कितनी है हमारी, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। हमारा टोटल एसेट कितना है हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसका इन्वेंट्रीज, फिक्स एसेट, सन्ड्री डेब्ट्स, ये सारी डिटेल्स हमें एंटर करनी है। तो ये ऑटोमेटिक जो है वो डेटा फेच कर लेगा। अगर नहीं है आपके पास तो एज इट इज़ ज़ीरो रहकर उसको सबमिट और कन्फर्म कर सकते हैं आप। यहाँ पे देख लो सन्ड्री क्रेडिटर है, जैसे इनका बैलेंस शीट है तो मैं इनकी सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेंट्रीज, इनकी सन्ड्री डेटर्स क्या है, इनके लोन्स वगैरह क्या है, कैश इन हैंड क्या है, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर दूँगी। अगर आपके नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बैलेंस शीट नहीं बनाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़ीरो रख के इसको कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट कैसे बनता है अगर ये जानना है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिटेल्स देखो सब कुछ एंटर कर दिया। इनके कैपिटल लायबिलिटीज़ कितनी है, दोनों मैच करेंगे ना, एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों मैच करनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं हो एसेट लायबिलिटीज़ दोनों डिफरेंशिएट हो रहे हो आपका। इसके बाद जो भी डिटेल्स देख लो, अगर आपकी कोई भी जीएसटी के थ्रू टर्नओवर है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है आपकी, तो आप जीएसटी वाले डिटेल में जाकर वहाँ पे फाइल करेंगे, अपना जीएसटी नंबर एंटर करेंगे, कितनी सप्लाईज वगैरह आउटपेड सप्लाईज हुई है आपके एंटर करेंगे। अगर नहीं है तो ज़ीरो रख के इसको एज इट इज़ रहने देंगे आप, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको पता है 1,25,000 रुपये तक की एग्जाम्पशंस है। सो आपका अगर है तो आप एंट्री करेंगे, नहीं है तो एज इट इज़ सबमिट कर देंगे आप, ठीक है। रिडक्शंस अगर आपको इनके अंदर किसी के अंदर लेना है कि पेंशन्स वगैरह आती है तो कर सकते हैं, नहीं तो कन्फर्म कर देंगे। अब इसके अलावा टीडीएस आपका, अगर टीडीएस सैलरी पर डिडक्ट हुआ है तो, अदर सैलरी है तो, इसके अलावा टीसीएस वगैरह किसी ने कलेक्ट किया है आपका, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंटर करनी है। अगर है तो एडवांस टैक्स वगैरह है तो, नहीं है तो आपको एज इट इज़ कन्फर्म कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हमारा देखो टैक्स पेएबल ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। हमने सब कुछ डिटेल से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, हमारी कहाँ से इनकम हुई है, किस तरीके का सैलरी से इनकम कितनी हुई है, सब कुछ आ गया। आपको 87A के अंदर रिबेट मिलता है कि अगर 7 लाख के ऊपर अगर 20,000 रुपये का आपको रिबेट मिल जाता है। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा 18,822 आ रहा है। तो इस वजह से हमें कोई भी जो है वो टैक्स नहीं पे करना होगा, और ये हमारा टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। सो हम इसको कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, हम सब कुछ चेक कर लेंगे अपना एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिख कर आ गया कि हमें 1 रुपये का भी जो है टैक्स है वो पे नहीं करना है। तो हम वो करने के बाद आगे हम करेंगे सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे खुद को वेरीफाई करना है आपको, आपके डिटेल्स एंटर करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे हम।
वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे हो आप। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू के बाद आपकी रिसीट आ जाएगी, आप देख पाएंगे कि आपने क्या फाइल किया है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ई वेरीफाई नाउ का आता है यहाँ पे, अगर आपको डायरेक्ट बताते हैं कि आप अभी ही कर सकते हैं वेरीफाई, या फिर इसके बाद वेरीफाई लेटर करना है आपको 30 दिनों के अंदर कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करके भी सेंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। ई वेरीफाई नाउ पे सबमिट करके मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद मुझे आधार नंबर पे ओटीपी चाहिए, तो मैं उस पर कनेक्ट करके आधार नंबर पे ओटीपी रिसीव करके उसको एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद मैं वैलिडेट करूँगी और सबमिट पे क्लिक करूँगी। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर लो। एक बार अगर सबमिट हो गया तो मॉडिफाई आप इसको नहीं कर सकते, फिर से रिवाइज दूसरा फाइल करना होगा, इसका ध्यान रखना है। इसलिए सब चीज़ें आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो सबमिट करने से पहले। यहाँ पे हमने सबमिटेड सक्सेसफुली करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे रिसिप्ट जो है हमारा डाउनलोड हो जाएगा। हमने सक्सेसफुली अपनी रिटर्न को जो है वेरीफाई कर लिया और फाइल भी कर लिया है। सो अगर आपकी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स है ना, तो सेम इसी तरीके के प्रोसेसेस फॉलो करके आपको फाइल करना है अपना ITR-4। इसके लिए अगर कोई इसमें भी दिक्कत आती है आपको ज़रा सी भी, तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं मुझे, और मैं उसकी बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मैं आपको उसकी जानकारी दूँ। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे रिसीट डाउनलोड हो गई। इस तरीके से आप इसका अगर प्रिंट आउट चाहें अपने क्लाइंट को देना तो दे सकते हैं, या फिर आप खुद की ITR फाइल कर रहे हैं तो आप खुद की अपनी ITR फाइल करके रिसीट डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे ऑटो पेबल आ जाएगी, ऑर्डर डिटेल्स आ जाएगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, AIS से और 26AS से TIS से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। सो आई होप ये वीडियो आपको